श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम में मैं आशीष गावंडे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज आप सोच रहे होंगे कि हमेशा मराठी में बात करने वाले ये लोग आज हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं। आज का विषय ही ऐसा महत्वपूर्ण है और जो विषय है उसी की वजह से हम हिंदी में बात कर रहे हैं। आज हम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जो होती है, जो हिंदी का प्रचार प्रसार करने हेतु कार्य करती है, इस नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है श्री श्याम सुंदर नेमा जी। श्री श्याम सुंदर नेमा जी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति अमरावती के अध्यक्ष है तथा वर्तमान में आयकर विभाग अमरावती में संयुक्त आयुक्त यानी ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पद पर कार्यरत है। राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन एवं प्रशासनिक कार्यों में आपका दीर्घ अनुभव का लाभ आज हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलने जा रहा है। सर, आकाशवाणी के इस मंच पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी के माध्यम से श्रोताओं से जुड़कर मुझे प्रसन्नता हो रही है। और आपने अभी कहा ज्वाइंट कमिश्नर, तो मैं बता दूं अभी रिसेंटली मेरा प्रमोशन भी हुआ है, एडिशनल कमिश्नर हो गया हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको हमारी ओर से। हमारे श्रोताओं को बताइए कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति यानी जिसे नराकास भी कहा जाता है, यह क्या है? नराकास अर्थात नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति केंद्रीय सरकार के उन नगरों में गठित की जाने वाली समिति है जहां 10 या उससे अधिक केंद्रीय सरकारी कार्यालय स्थित हों। इसका मुख्य उद्देश्य इन कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग को बढ़ावा देना और राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। अच्छा, नराकास के गठन का प्रावधान कब और किस आधार पर किया गया है? इसका प्रावधान राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के दिनांक 22 नवंबर 1976 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से किया गया। इस आदेश के अनुसार जिन नगरों में 10 या अधिक केंद्रीय सरकारी कार्यालय हों, वहां नराकास गठन किया जा सकता है। अच्छा। समिति का गठन राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार के सचिव राजभाषा की अनुमति से किया जाता है। ऐसी समिति गठन करने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? देश भर में केंद्रीय सरकारी कार्यालय, उपक्रम और बैंक है। राजभाषा नीति के क्रियान्वयन में कई बार व्यवहारिक कठिनाइयां सामने आती हैं। जी। इन समस्याओं के समाधान तथा आपसी समन्वय के लिए एक साझा मंच की आवश्यकता महसूस हुई। नराकास इसी उद्देश्य से गठित की गई ताकि सभी कार्यालय मिल बैठकर विचार विमर्श कर सकें और राजभाषा नीति को प्रभावी रूप से लागू कर सकें। अच्छा, तो ये तो आपने इस समिति की गठन की जो आवश्यकता है इसको स्पष्ट किया है जी, और जिसके अनुसार कार्य भी इसमें होता रहता है। अब ये बताइए कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति यानी नराकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नराकास के प्रमुख उद्देश्यों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा करना, हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग को प्रोत्साहित करना, में कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान करना जी, और विभिन्न कार्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करना। तो यह समिति केवल समीक्षा तक सीमित नहीं रहती बल्कि प्रेरणा और मार्गदर्शन का कार्य भी करती है। अच्छा, तो आपने ये नराकास का उद्देश्य स्पष्ट किया है जी। तो ये जो उद्देश्य आपने बताए हैं, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मीटिंग का भी आप आयोजन करते हैं। मीटिंग का क्या महत्व रहता है नराकास में? नराकास की जो बैठकें होती हैं वो एक साझा मंच प्रदान करती हैं जहां विभिन्न कार्यालय अपने अनुभव साझा करते हैं। अच्छे कार्यों और नवाचारों को अन्य कार्यालयों द्वारा अपनाया जा सकता है। माने एक कार्यालय अच्छा कार्य कर रहा है, उसको दूसरा कार्यालय अपना सकता है जी। इससे राजभाषा कार्यान्वयन में एक रूपता आती है और गति भी मिलती है। जी, बैठकों का महत्व आपने बताया कि किस तरह कोई दिक्कत अगर किसी कार्यालय को आती है तो उसका भी समाधान वहाँ पे मिलता है। साथ में अगर कोई अच्छा उपक्रम कोई कार्यालय हिंदी राजभाषा के बारे में अगर कर रहा है तो उसको भी अपनाने के लिए इसका महत्व है बैठक का अपना। तो नराकास की बैठकों में किन किन अधिकारियों की भागीदारी रहती है? नराकास की बैठकों में नगर विशेष में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों के प्रशासनिक प्रधान भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त राजभाषा विभाग मुख्यालय तथा इसके क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के अधिकारी भी इन बैठकों में विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, तो सर अभी वर्तमान समय में जब तकनीकी विकास तेजी से हो रहा है, ऐसे में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति यानी नराकास की भूमिका को आप किस प्रकार से देखते हैं?
आज डिजिटल माध्यमों, ई ऑफिस और ऑनलाइन संचार के दौर में हिंदी के प्रयोग की संभावना और भी बढ़ी है। नराकास नई तकनीकों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण और जागरूकता के कार्यक्रमों के माध्यम से राजभाषा नीति को और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो सर, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। जो ये साक्षात्कार है यह अभी भी चलता रहेगा, आगे जो विषय है वो दूसरा रहेगा। जो हमारे अगले अतिथि है इसके बारे में हमें जानकारी देंगे। उससे पहले मैं आपको एक और आपकी फरमाइश पूछना चाहूंगा कि अब कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे जो आपको भी बहुत पसंद है? मेरे को एक गाना बड़ा पसंद आता है, न मुंह छुपा के जियो न सर झुका के जियो। महेंद्र कपूर जी की आवाज में, महेंद्र कपूर जी की आवाज में ये गाना है और बड़ा मोटिवेशनल है। बराबर, और काफी सुनाई जाने वाला गाना है और जीवन का जो एक महत्वपूर्ण भाग है, जो जीवन का शिक्षण है, ये गाने में उन्होंने बताया है और काफी लोग इसे पसंद करते हैं। तो नेमा सर, आप आज हमारे स्टूडियो में आए और ये जो नराकास है, जिसे हम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कहते हैं, उसके कार्य के बारे में, उनके उद्देश्यों के बारे में और उनके बैठकों के महत्व के बारे में ये हमारे श्रोताओं को आपने सविस्तर ऐसी जानकारी दी है। तो इसलिए हमारे सारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया, बोलने का मौका दिया, इसके लिए मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो श्रोता हो, अभी हमने श्री नेमा सर से बात की थी और उन्होंने नराकास के जो महत्व है इसके बारे में हम सभी को ज्ञात किया। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं हमारे अगले अतिथि साथ है, जिनका नाम है श्री नितिन सावरिक जी। नितिन जी, मैं स्टूडियो में आपका मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर। नितिन जी के बारे में आपको बताऊं, आप नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति यानी नराकास अमरावती के सचिव है तथा BSNL अमरावती में सहायक निदेशक राजभाषा के पद पर कार्यरत है। नितिन जी के बारे में और उनके एजुकेशन के बारे में अगर बताया जाए तो नितिन जी ने संविधान एवं प्रशासनिक कानून यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, अपराध शास्त्र मतलब क्रिमिनोलॉजी, व्यवसाय विधि यानी बिजनेस लॉ में LLM किया है, जो कि मास्टर डिग्री है लॉ में। साथ ही में सर ने मानवाधिकार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। ह्यूमन राइट्स में PG डिप्लोमा है ये। हिंदी साहित्य और अनुवाद में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की है। MA किया है हिंदी साहित्य और अनुवाद में। संविधान, राजभाषा एवं विधिक विषयों पर आपकी गहन विद्वत्ता की आज चर्चा हमें इस कार्यक्रम में करना है। इसलिए आज का हमारा जो विषय है वो विषय है संविधान, राजभाषा एवं नियम 1976। इस विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। तो पुनः एक बार मैं आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूँ नितिन जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को यह बताइए कि भारतीय संविधान, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उसमें राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? भारतीय संविधान के भाग 343 मतलब अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार की भाषा जो है वो राजभाषा हिंदी तथा लिपि जो है वो देवनागरी निर्धारित की गई है। साथ ही अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को एक निश्चित अवधि तक जारी रखने का भी प्रावधान किया गया है। अभी आपने जो जिक्र किया है कि संविधान में अनुच्छेद 343 का राजभाषा के संदर्भ में क्या महत्व है? संविधान का आर्टिकल 343 मतलब अनुच्छेद 343 संविधान का मूल राजभाषा अनुच्छेद है। इसके अनुसार संघ की अर्थात केंद्र सरकार की राजभाषा इसकी हिंदी देवनागरी लिपि होगी तथा अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय होगा जो कि 1, 2, 3 होगा और यह अनुच्छेद प्रशासनिक भाषा नीति की आधारशिला है। अच्छा, तो इस तरह का महत्व इस आर्टिकल का है। हाँ। और जो कि संविधान में निहित है। यस। नितिन जी, साथ में 14 सितंबर 1949 का दिन हिंदी के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? 14 सितंबर 1949 हिंदी इतिहास में इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान सभा ने हिंदी देवनागरी लिपि को भारत की संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने की ऐतिहासिक पहल की थी। अच्छा। और इस निर्णय का महत्व यह है कि हिंदी को राष्ट्र के प्रशासनिक कार्यों के लिए औपचारिक संवैधानिक आधार मिला। यही निर्णय आगे चलकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में समाहित हुआ और इसी ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को
हिंदी दिवस मनाया जाता है। बराबर है। तो अभी वो हम हिंदी पहले सप्ताह दिवस, फिर सप्ताह मनाने लगे, अब हिंदी माह भी हम मनाते हैं। हिंदी माह मनाते हैं। व्यापक दृष्टि से यह दिन केवल भाषा का उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक लोकतांत्रिक भावना का प्रतीक है और इसका उद्देश्य शासन और जनता के बीच संवाद को सरल, सुलभ और प्रभावी बनाना है जी। और इस प्रकार हम 14 सितंबर 1949 हिंदी को संवैधानिक प्रतिष्ठा मिलने का दिन है और इसे हिंदी इतिहास का मील का पत्थर माना जाता है। विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है और इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और यह तिथि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि नागपुर में 1975 को मनाया गया था और इसी की स्मृति में निर्धारित की गई है ये तिथि। इसका उद्देश्य हिंदी को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित करना है और हिंदी भाषा के वैश्विक प्रसार और उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए इस उद्देश्य से आयोजित किया गया था ये सम्मेलन। इसमें विभिन्न देशों के विद्वान, साहित्यकार और हिंदी प्रेमी सम्मिलित हुए थे। साथ ही हिंदी को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठित करना और विश्व भर के हिंदी विद्वानों को एक मंच पर लाना, यह उसका एकमात्र उद्देश्य था। और सम्मेलन में भारत सहित अनेक देशों के हिंदी साहित्यकार, विद्वान और भाषा विशेषज्ञ शामिल हुए थे। यह सम्मेलन केवल साहित्यिक आयोजन नहीं था, बल्कि राजनयिक और नीतिगत दृष्टि से भी ऐतिहासिक पहल था, जिसने आगे चलकर विश्व हिंदी सम्मेलनों की परंपरा स्थापित की। जी, यानी हमने देश में तो हिंदी जो है वो मनाते हैं, देश भर में हम 14 सितंबर को तो मनाते ही है, तो अंतर्राष्ट्रीय एक पहल हो इसलिए ये विश्व हिंदी दिवस भी हम अभी मनाने लगे हैं। तो इसकी जो सम्मेलन नागपुर में हुआ, जो हमारे पास ही है नागपुर। तो ये गौरवशाली बात है कि नागपुर जो है हमारे महाराष्ट्र का ही एक भाग है। नितिन जी, राजभाषा जो संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाती है, जिसे हम राजभाषा नियम 1976, राजभाषा रूल 1976 लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी नीति यानी पॉलिसी निर्धारित की गई थी और अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था। बराबर। परंतु संविधान ने केवल नीति का ढांचा प्रदान किया, पॉलिसी का ढांचा प्रदान किया, विस्तृत प्रक्रिया नहीं थी उसमें। बाद में राजभाषा अधिनियम 1963 बना, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग के संबंध में वैधानिक व्यवस्था की गई थी। किंतु प्रशासनिक स्तर पर यह स्पष्ट करना आवश्यक था कि विभिन्न क्षेत्रों में पत्राचार किस भाषा में होगा, सरकारी फाइल्स, संकल्प, आदेश और प्रतिवादों की भाषा क्या होगी, हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा और नागरिकों के भाषाई अधिकारों की रक्षा किस प्रकार होगी। इन्हीं व्यावहारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राजभाषा नियम 1976 लागू किए गए। संक्षेप में कहे तो संविधान ने दिशा दी, राजभाषा अधिनियम ने कानूनी आधार दिया और राजभाषा नियम 1976 ने व्यावहारिक प्रक्रिया और क्रियान्वयन की स्पष्ट व्यवस्था प्रदान की। बराबर। प्रोसीजर क्या होनी चाहिए ये उन्होंने एस्टेब्लिश किया है इन नियमों के आधार पर। इन नियमों के बिना राजभाषा नीति को हम प्रभावी, एकरूप और संतुलित क्रियान्वयन संभव नहीं कर सकते थे। जी, तो ये अच्छा आपने बताया कि संविधान का रोल इसमें क्या रहा है, उसका ढांचा कैसे बनाया गया, उसकी प्रक्रिया, उसको संवैधानिक रूप से लागू कैसे किया गया और उसकी प्रक्रिया कैसे करे, जो कि सबको सामान्य है, इसलिए ये नियम बनाए गए। नितिन जी, इन नियमों के अंतर्गत देश को क्षेत्र क, ख और ग में क्यों विभाजित किया गया है? देखिए, राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत देश को क, ख और ग इनमें विभाजित करने का उद्देश्य जो भारत की भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए राजभाषा नीति का व्यावहारिक, संतुलित और चरणबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना था। भारत एक बहुभाषी देश है, सभी राज्यों में हिंदी की स्थिति समान नहीं है। कहीं हिंदी व्यापक रूप से प्रचलित है तो कहीं अन्य भाषाएं प्रमुख है। ऐसी स्थिति में एक समान भाषा व्यवस्था लागू करना व्यावहारिक रूप से कठिन होता। इसलिए जहां हिंदी का व्यापक प्रयोग है वहां हिंदी में कार्य को प्राथमिकता दी गई, जैसे क्षेत्र क। जहां हिंदी समझी जाती है परंतु प्रमुख भाषा अन्य है, वहां संतुलित व्यवस्था की गई, क्षेत्र ख। और जहां हिंदी का प्रयोग सीमित है वहां पत्राचार में व्यावहारिक लचीलापन रखा गया, क्षेत्र ग। संक्षेप में कहा जाए तो यह विभाजन प्रशासनिक सुविधा,
भाषाई सम्मान और क्रमिक प्रगति के सिद्धांत पर आधारित है। इससे राजभाषा नीति का कार्यान्वयन यथार्थपरक और समावेशी बन सका है। जी, अभी आपने बताया कि क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र क्या है, तो ये बताइए कि क क्षेत्र में कौन कौन से राज्य शामिल है। राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत क्षेत्र क में राज्य शामिल किए गए हैं जहां हिंदी मुख्य रूप से प्रचलित है और जन सामान्य द्वारा व्यापक रूप से समझी जाती है। सरल शब्दों में कहे जाए तो क क्षेत्र में उत्तरी राज्य में हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली क्षेत्र इत्यादि प्रदेश आते हैं क क्षेत्र में। अच्छा, इसी प्रकार क्षेत्र ख और क्षेत्र ग यानी रीजन बी और रीजन सी की मुख्य विशेषताएं क्या है। राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत देश की भाषाई परिस्थितियों के आधार पर जो 3 भागों में बांटा गया है, क, ख और ग, जिसको हम एबीसी भी कहते हैं जी। तो क्षेत्र ख में वे राज्य शामिल है जहां हिंदी व्यापक रूप से समझी जाती है, लेकिन वहां की प्रमुख राजभाषा जो है वो हिंदी नहीं है। उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब आदि राज्य और उनकी खुद की अपनी मातृभाषा है। उनकी खुद की अपनी मातृभाषा है। और क्षेत्र ग में वो राज्य आते हैं जहां हिंदी का प्रयोग सीमित है और स्थानीय भाषाएं प्रमुख है, जैसे कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि। और मुख्य विशेषता यह है कि इन क्षेत्रों के साथ सामान्यतः अंग्रेजी में पत्राचार किया जाता है। अच्छा, लेकिन यदि कोई पत्र हिंदी में प्राप्त होता है तो उसका उत्तर हिंदी में ही देना अनिवार्य है जी। और संक्षेप में हम कहेंगे तो क्षेत्र ख और ग की व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि राजभाषा नीति को लागू करते समय भाषाई विविधता का सम्मान बना रहे जी। और प्रशासनिक कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहे। बराबर, मतलब भाषा जो है वो कोई मतभेद ना हो, कोई कंपलसरी नहीं किया है। वहाँ की भाषा का भी सम्मान किया गया है, मातृभाषा का सम्मान भी, और साथ में हिंदी को भी अपनाने के लिए एक नीति बनाई गई है। अभी आपने जो बताया है कि ये जो हिंदी राजभाषा हमने लागू की है ये क्षेत्र अनुसार लागू की है, जिसमें क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र है, जिसे रीजन एबीसी कहते हैं। तो इन तीनों क्षेत्रों में सरकारी पत्राचार यानी ऑफिशियल करस्पॉन्डेंट की भाषा व्यवस्था कैसी है। क क्षेत्र में पत्राचार सामान्यतः हिंदी में किया जाता है जी। ख क्षेत्र में हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाता है और क्षेत्र ग में प्राय अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है, परंतु हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में ही देना अनिवार्य है। आज के डिजिटल युग में ई ऑफिस और ऑनलाइन संचार यानी ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से हिंदी प्रयोग की क्या संभावनाएं हैं। ई ऑफिस, यूनिकोड, ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल और सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदी का प्रयोग अत्यंत सरल हो गया है और देखा जाए तो डिजिटल साधनों ने हिंदी को प्रशासनिक और तकनीकी भाषा के रूप में नई गति प्रदान की है जी। अभी नितिन जी, हमारे जो सामान्य श्रोता है और जो सरकारी कर्मचारी होंगे जो ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे, तो उनके लिए राजभाषा नियम 1976 का व्यवहारिक महत्व क्या है। इन नियमों के कारण नागरिक केंद्र सरकार के कार्यालयों से हिंदी में पत्राचार कर सकते हैं जी। और उन्हें उत्तर भी हिंदी में प्राप्त करने का अधिकार है और इससे भाषा बाधा कम होती है। साथ ही सरकारी आदेश, अधिसूचनाएं, प्रपत्र आदि हिंदी में उपलब्ध होने से आम जनता को नीतियों और योजनाओं की जानकारी समझने में सुविधा होती है। यदि सूचना केवल अंग्रेजी में हो तो हिंदी जानने वाले नागरिक वंचित होते हैं और राजभाषा नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि भाषा के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देकर यह नियम विभिन्न क्षेत्रों के बीच संवाद और एकता को सुदृढ़ करते हैं और नियम बताते हैं कि किस क्षेत्र में किस भाषा में पत्राचार करना है क, ख, ग के अनुसार। इससे भ्रम और त्रुटियां कम हो जाती है। कर्मचारियों को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में कार्य करने की सुविधा और प्रशिक्षण मिलता है, जिससे उनकी दक्षता बढ़ती है। साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों का द्विभाषिक रूप में होना प्रशासनिक पारदर्शिता और रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत बनाता है। राजभाषा नियमों का पालन करना प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का उत्तरदायित्व है। इससे प्रशासनिक अनुशासन और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है जी। तो नितिन जी, ये तो आपने सामान्य श्रोताओं के लिए और जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए राजभाषा नियम 1976 का जो महत्व है ये स्पष्ट किया है। अभी जो समय की पाबंदी देखते हुए हम आपको अंत में ये पूछना चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, यह हमारे सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक संवाद और लोकतांत्रिक सहभागिता का एक सशक्त माध्यम है।
भारतीय संविधान ने हिंदी को संघ की राजभाषा का दायित्व सौंपकर उसे प्रशासनिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बनाया है। यह निर्णय केवल भाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक सुगमता का प्रतीक है। जब हम राजभाषा की बात करते हैं तो यह समझना आवश्यक है कि इसका उद्देश्य किसी अन्य भाषा का स्थान नहीं लेना है, बल्कि शासन और जनता के बीच संवाद को सरल और प्रभावी बनाना है। राजभाषा का मूल भाव है कि सरकार की भाषा जनता के निकट हो और जनता अपनी भाषा में शासन से संवाद कर सके। जी। आज के डिजिटल युग में हिंदी के प्रयोग की संभावनाएं पहले से ही अधिक व्यापक हो गई है। ई ऑफिस, ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन और सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदी में संवाद करना अत्यंत सहज हो गया है। मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि राजभाषा नियमों का पालन केवल औपचारिक दायित्व नहीं है बल्कि संवैधानिक उत्तरदायित्व है। हिंदी में काम करना केवल नियमों का अनुपालन नहीं बल्कि नागरिकों के भाषाई अधिकारों का सम्मान है। जी। हिंदी राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करने का माध्यम है। विविध भाषाओं के इस देश में हिंदी एक सेतु का कार्य करती है और हम सबको मिलकर संविधान की भावना के अनुरूप हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना चाहिए और प्रशासन को अधिक जनसुलभ, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाना चाहिए। यही सच्चे अर्थों में राजभाषा के प्रति हमारा सम्मान और राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व है। जी नितिन जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और हमें आपने राजभाषा नियम 1976 के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी, जो हमारे सामान्य श्रोताओं के साथ साथ ये कार्यक्रम सुन रहे जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए भी लाभदायक है। अभी वक्त हो चला है एक गीत का, तो बताइए आपका कौन सा गाना, पसंदीदा गाना आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे? मुझे एक गीत बहुत पसंद है। मूवी का नाम है दिल से। धुन ए आर रहमान की है और गीतकार गुलजार है। और गीत के बोल है ए अजनबी तू ही कहीं आवाज दे कहीं से। बहुत ही बढ़िया गीत। और इसी गीत के साथ हम यहाँ रुकते हैं, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। मुझे इस आकाशवाणी केंद्र में इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए जो अवसर प्रदान किया है, मैं उसके लिए आकाशवाणी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।